एक ये छोटा सा सब टॉपिक बचा हुआ है पहले चैप्टर में। हालांकि इसको शुरुआत में बताया जाता है, चैप्टर के शुरुआत में, और थोड़ा सा बताया भी गया था इंट्रोडक्टरी क्लासेस में। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको 5-10 मिनट में, जितना भी टाइम लगे, इसको देखते हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है ब्रांचेस या फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स की ब्रांचेस कौन कौन से हैं? इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ मेन ब्रांचेस जो हैं उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। एथिक्स, जैसे कि हम लोग जब शुरुआत किए थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एथिक्स जो है हमें बताता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग ब्रांच कह रही है। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये भी एथिक्स ही कह रहा है, लेकिन ये एक अलग ब्रांच कह रही है। तो सारा एथिक्स का अगर निचोड़ निकालेंगे तो सब एक ही तरफ जाता है, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बताती। तो वही समझने के लिए हम लोग दो तीन ब्रांचेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। उसमें जो पहली ब्रांच है वो है नॉर्मेटिव एथिक्स। और ये नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि जो एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वही एथिक्स है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव बताए थे हम शुरुआत में। जैसे जो है डॉक्टर लिखते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर का पर्चा, ये पर्ची। तो डॉक्टर क्या करता है? दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। वो जो लिखता है कि ये दवा चलनी चाहिए, उसका ये सेंस होता है कि ये बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं, तो इस सिम्टम्स में ऐसी दवा चलनी चाहिए। डॉक्टर को पता नहीं होता है, आप जाएंगे डॉक्टर के वहाँ, आप बोलेंगे फीवर है, उसको कंफर्म पता नहीं होता है कि आपको टाइफी है, मलेरिया है, या फिर एक नॉर्मल वायरल फीवर है। तो वो आपके सिम्टम्स देख के एक अंदाज़ा लगाता है, और उस सिम्टम के अंदाजे के अकॉर्डिंग वो सोचता है कि हाँ ये सिम्टम है तो ये दवाइयाँ चलनी चाहिए, और वो दवाइयाँ वो लिख के आपको दे देता है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो वैसे ही जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ना, वो प्रिस्क्राइब करता है। क्या प्रिस्क्राइब करता है? बताता है कि क्या होना चाहिए समाज में, क्या चीज़ सही होनी चाहिए, या क्या चीज़ किसको सही कहा जाना चाहिए। दो रास्ते हैं, तो इसमें से कौन सा रास्ता सही होना चाहिए, हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसमें उस वो जो है नॉर्मेटिव एथिक्स का हिस्सा है। इसके कई सारे जो है सब ब्रांचेज हैं। जैसे कि एक आप लोगों ने बातों बातों में सुना है, वो है डीओंटोलॉजी। सुने हैं ना? डीओंटोलॉजी क्या कहता था? इसके एक फेमस थिंकर में नाम आ सकता है इमैनुअल कांट का। इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग ये जर्मनी से थे, ठीक है, और अब तक के सबसे बेहतर थिंकर माने जाते हैं, फिलोसफर माने जाते हैं। तो डीओंटोलॉजी जो सब ब्रांच है ना नॉर्मेटिव एथिक्स की, ये क्या कहती है? बस आपको याद दिला दे रहे हैं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। ये कहती है कि जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो एब्सोल्यूट हैं, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम बदलाव करने की इजाज़त अगर दे देंगे तो लोग अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी खुशी के हिसाब से रूल रेगुलेशन को चेंज कर देंगे। जैसे आजकल होता है ना, मुस्लिम्स क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से फतवा चेंज कर देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हराम चीज़ को भी हलाल करार दे देते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। तो डीओंटोलॉजी कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसे आज़ादी देंगे तो लोग गलत रास्ते पे आ जाएंगे, अपने अपने हिसाब से गलत गलत चीज़ों को सही ठहरा के खुद वो सारे काम करने लगेंगे, और इस तरीके से इंसान भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो रूल रेगुलेशन हैं वो सारे रूल रेगुलेशन एब्सोल्यूट होने चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होने चाहिए। ये कौन कह रहा है? डीओंटोलॉजी। तो ये किसका पार्ट हो गया? ये भी नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट हो गया ना, जो बता रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा रूल होना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा एक इसी में दूसरी ब्रांच आती है, इसकी सब ब्रांच आती है नॉर्मेटिव एथिक्स में, वो आती है टेलियोलॉजी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये बस एक खाका हम दे रहे हैं, पढ़ा हुआ है आपका सब। टेलियोलॉजी में एक नाम आता है J.S. मिल का, ठीक है। या फिर इसी ब्रांच को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंस से बना है, यानी कि परिणाम क्या हमको मिल रहा है वो डिपेंड कर रहा है। अगर कोई रूल बना है समाज में, टेलियोलॉजी क्या कह रहा है कि अगर कोई रूल बना है और उससे अगर 200 लोगों में से 180 लोग खुश हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रूल है, ठीक है, क्योंकि 180 लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा रूल है जिससे 180 लोग दुख दुख में हैं और 20 लोग बस खुश हैं, तो इसका मतलब वो रूल बदलने की ज़रूरत है। ये कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा है। परिणाम, परिणाम क्या है? लोगों की खुशी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लोगों को मैक्सिमम खुशी मिल रही है, कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशन, कानून जिससे मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है, तो वही जो है एथिकल कोड होना चाहिए, वही हमारा एथिक्स होना चाहिए। ये यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि वो मोरल है कि इमोरल है, मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है तो वही चीज़ मोरल है, वही काफ़ी है। तीसरी जो इसमें सब ब्रांच है ना, वो है वर्च्यू एथिक्स। और वो वर्च्यू एथिक्स क्या है? अभी हम लोग वर्च्यूज पढ़े ना, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि टेलियोलॉजी भी साइड कर दीजिए, डिओन्टोलॉजी भी साइड कर दीजिए। ये वर्च्यू एथिक्स कहता है कि यही चार जो कार्डिनल वर्च्यूज हैं, वो वर्च्यूज काफ़ी हैं समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए। और इन्हीं वर्च्यूज की मदद से हम लोग समझ सकते हैं, हमारी जनरेशन समझ सकती है, हमारी आने वाली जनरेशन समझ सकती है कि हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। आप अपने करेज जो है डेवलप कीजिए वर्च्यू के नाम पे, विजडम लाइए अपने अंदर, एक जस्टिस लाइए, ठीक है, न्याय लाइए, और टेम्परेंस लाइए। जब ये चीज़ें होंगी तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो खुद बेहतर रास्ते पे चलेगी, ठीक है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स पहली ब्रांच, और उसकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी? टेलियोलॉजी, डिओन्टोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स, तीन सब ब्रांचेस इसकी हैं। इसके अलावा सेकंड जो ब्रांच है एथिक्स की, वो कौन सी है? वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कहता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है। इसके पहले नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या हो रहा था? चीज़ें प्रिस्क्राइब हो रही थी, क्या होना चाहिए, ये डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो क्या है? चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं वहाँ पे। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब हो रही हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या कर रहा है? चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि क्या ज़िंदगी जीने का तरीका होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहा है क्या होना चाहिए। वो एक जनरल पैटर्न आपको दे रहा है, ठीक है ना। एक जनरल पैटर्न आपको ये ऑलरेडी दे रहा है आपको कि ऐसे जीना चाहिए, एक वे ऑफ लाइफ आपको बता रहा है वो, कि ऐसे ज़िंदगी आपको गुजारनी चाहिए, डायरेक्ट बता रहा है। कैसे बताता है? क्योंकि ये हिस्ट्री पढ़ता है, एथिक्स की जो पूरी हिस्ट्री है, एथिक्स का जो पूरा इवोल्यूशन है, वो सारी चीज़ों को पढ़ता है। ये ब्रांच जो है ये सारी चीज़ों को स्टडी करती है और पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करती है, सारे एथिक्स के इन्वेस्टिगेशन करती है। वो देखती है कि किस सोसाइटी में क्या चीज़ बुरी मानी जाती है, क्या चीज़ सही मानी जाती है, किन चीज़ों को सोसाइटी में बुरा कहा जा रहा है। वो उन सारी चीज़ों के आधार पे एक जनरल पैटर्न तैयार करते हैं और उस पैटर्न के आधार पे ये डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ, हमारी ज़िंदगी कैसी, हमें हमारी ज़िंदगी जो है किस तरीके की होगी, ये बता देते हैं। इसमें सोचने की जो है आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा तीसरी जो ब्रांच है वो है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या कह रहा है? मेटा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। मेटा का मतलब होता है आफ्टर या बियॉन्ड, यानी कि बाद या फिर उसके पार। तो मेटा एथिक्स का मतलब कोई भी चीज़ जो कहिए कि हमारी सोच से आगे है, सोच के बाद है, हमारी सोच से परे है। कैसे?
जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जो आस्तिक हैं, हम लोग मानते हैं कि अल्लाह है। हिंदुइज्म में मान लीजिए जो आस्तिक हैं वो मानेंगे कि हाँ भगवान है, आत्मा है, जो भी चीज़ें हम मान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, सब हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, कुछ आत्मा नहीं है, कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो ये है नहीं है का इशू है ना, इसी का एनालिसिस किया जाता है। और जो एनालिसिस की स्टडी होती है उसी स्टडी को बोलते हैं एथिक्स में। एथिक्स की ब्रांच एक बन जाती है, वो होती है मेटा एथिक्स। ठीक है, जो भी एथिकल चीज़ें समाज में बताई गई हैं, जो भी अच्छी बातें समाज में बताई गई हैं, चाहे वो धर्म के थ्रू बताई गई हैं या फिर जो है हमारी एक जो छोटी सी सोसाइटी होती है उसके थ्रू बताई गई हैं, जो भी हमें नैतिक या अनैतिक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन सब का ये एनालिसिस करता है। जो है वो दिख रहा है, सब लोग मान रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके बियॉन्ड जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, मेटा। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड जाना, उसके पीछे जाना ही क्या हो गया, मेटा एथिक्स हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, समाज मान रहे हैं, दुनिया मान रही, सच बोलना अच्छी बात है। मेटा एथिक्स वाले क्या करेंगे, वो कहेंगे कि कौन बोला सच बोलना अच्छी बात है, और किसने ये डिसाइड किया कि सच बोलना अच्छी बात है, किसने इसको वेरीफाई किया। आप फॉर्म भरने जाते हैं ना, एडमिशन का फॉर्म भरते हैं और फिर वहाँ से वेरिफिकेशन होता है आगे यूनिवर्सिटी से, वेरिफिकेशन हुआ तो आपको एडमिशन मिल गया, आप स्टूडेंट बन गए उस यूनिवर्सिटी के, वेरीफाई हुआ। तो अगर आप कह रहे हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, कौन इसको वेरीफाई किया, कौन बोला कि अच्छी बात है, सोचने वाली बात है नहीं। तो इसकी जो स्टडी है ना, ये पढ़ा जाता है मेटा एथिक्स में। ठीक है, अब ये जो लास्ट है वो है अप्लाइड एथिक्स। ये लंबा है, ये क्या है, अप्लाइड एथिक्स जो है ये भी एक एनालिसिस करता है। ठीक है, किसका एनालिसिस करता है, ये एनालिसिस करता है कोई भी ऐसी स्पेसिफिक खास कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज होते हैं समाज में, जिसको लेके कंट्रोवर्सी होती रहती है, उसकी स्टडी इसमें की जाती है। जैसे एबॉर्शन सुने ना आप लोग, बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले बच्चे को गिराना या मारना, एबॉर्शन। तो एबॉर्शन अगर आपके मन, आप सोचिए एबॉर्शन एक नैतिक काम है कि अनैतिक काम है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ये एक नैतिक काम है। अबॉर्शन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले अगर कर दिया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे, ओल्ड हिब्रू उठाएंगे तो उसमें एक बहुत बुरी बात है ये। अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे 20-25 साल पहले तक एबॉर्शन एक बहुत बुरी बात थी। लेकिन आज के टाइम पे लगभग हर जगह पे एबॉर्शन जो है सही है, माना जाता है। हर रिलीजन में भी माना जाता है। ये एक अलग बात है कि सबका टाइम पीरियड अलग है। इस्लाम में एबॉर्शन के लिए टाइम पीरियड कुछ और है, हिंदुइज्म में कुछ और है। तो ऐसे ये क्या है, कंट्रोवर्शियल इशू है। एक पल के लिए आप सोचिए कि एबॉर्शन कराना जायज़ है, मान लीजिए कोर्ट से भी जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है। फिर हो सकता है आपके दूसरे कोने में जो है एक आवाज़ है कि हाँ भारत सरकार ने बोल दिया कि जायज़ है, लेकिन अब उस बच्चे की ज़िंदगी का क्या, जो आजकल के फिलोसफर्स और थिंकर्स कहते हैं कि उस बच्चे का क्या कसूर, उसको क्यों मार दिया गया। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है। या फिर आप सोचेंगे कि यूथेनेसिया, आप लोगों ने सुना है, यूथेनेसिया मतलब होता है कि अपनी जान जो है अपनी इच्छा से त्यागना। एक तो सुइसाइड होता है कि इंसान जाके कूद गया, लटक गया। यूथेनेसिया होता है जैसे कि नॉर्मली मेडिकल केसेस में ऐसा होता है कि, पहले तो ये वर्ड याद करिए, यूथेनेसिया, आई ये एस है, रुकिए, अब सही है एकदम। आप लोगों ने सुना होगा कई ऐसे मरीज होते हैं जो एकदम बुरी हालत में होते हैं और उनके ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं होता। वो वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं। ऐसे केसेस आपने सुने होंगे। वो बस जब तक वो उनकी सांस चल रही है वो चल रही है, वेंटिलेटर पे जब तक पड़े हैं वो कभी ना उठ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे केसेस आते हैं और वो तकलीफ में वैसे ही बस सांस ले रहे होते हैं।
तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में इच्छा मृत्यु की बात आती है कि मरीज चाहता है या फिर उसके परिवार वाले ही, खास तौर पे यहाँ पे इच्छा मृत्यु अपनी ही होती है। तो मरीज ही चाह रहा है कि अब वो जिंदा मतलब वापस पहले की तरह हो ही नहीं सकता, ना उठ के कहीं जा सकता है वेंटिलेटर से, कोई चांस ही नहीं है। तो फालतू में वेंटिलेटर पे पड़े पड़े वो क्या करेगा, ऊपर से फैमिली इतना परेशान हो रही है, इतना खर्चा हो रहा है। तो ऐसे लोग इच्छा मृत्यु की बात करते हैं कि उनको जो है इंजेक्शन दे के या वेंटिलेटर से हटा के उनकी जान निकाल दी जाए। ठीक है, ये है यूथेनेसिया। अपनी ही मृत्यु की जो है इच्छा रखी जाती है। ऐसे कोर्ट केसेस भी हैं भारत में कई सारे। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये मोरल है कि इमोरल है, नैतिक काम है कि अनैतिक है, गलत है कि सही है? ये कंट्रोवर्शियल है। अगर आप इसको सही ठहराएंगे तो आपको गलत ठहराने वाले भी 20 लोग मिलेंगे, और वो उतनी ही मजबूत दलील के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये समाज के कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। तो ऐसे जो भी इश्यूज होते हैं वो इसका ही हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए अप्लाइड एथिक्स में जो भी इश्यूज आते हैं ना, उसके लिए दो कंडीशन डिस्क्राइब की गई हैं। पहली चीज़ ये कि अप्लाइड एथिक्स में वही सारी चीज़ें आएंगी जो कंट्रोवर्शियल हैं, और दोनों ही ग्रुप उतना ही सिग्निफिकेंट है। अभी हम बोले ना कि अगर आप कहेंगे कि यूथेनेसिया मोरल है, नैतिक है, तो उसको अनैतिक कहने वाले भी मिलेंगे, और वो अनैतिक कहने वाले उतने ही मजबूत दलील के साथ आएंगे जितनी मजबूत दलील के साथ आप आएंगे। तो इसमें ऐसे इश्यूज नहीं डाल सकते कि आप जो है, जैसे होता है ना कि आप कहिए कि दिवाली पे पटाखे जलाना बुरी बात है क्योंकि बहुत पोल्यूशन होता है, तो दूसरे भी ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि नहीं जला सकते हैं, और ये क्या हो गया, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है सामने वाले की दलील मजबूत हो, आपकी कमजोर हो, या आपकी कमजोर हो उसकी मजबूत हो, और एक आसानी से उसमें हार सकता है। लेकिन मेटा अप्लाइड एथिक्स में ऐसा नहीं होगा। दोनों जो है उतना ही सिग्निफिकेंट दोनों साइड के लोग होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। दूसरी जो शर्त है वो ये कि जो भी कंट्रोवर्सी होगी वो सोशल या मोरल होनी चाहिए, सोशल नहीं मोरल होनी चाहिए। अब जैसे पटाखे का एग्जांपल दिए ना, अगर अज्यूम कर लीजिए कि दोनों तरफ उतने ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उतनी ही मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया दलील लेके आए आप भी और सामने वाला भी, तो भी जो है ये अप्लाइड एथिक्स के हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि अप्लाइड एथिक्स के हिस्से में वही कंट्रोवर्सी आएगी जो मोरल हो, जिसका मोरालिटी से संबंध हो, सोशल इश्यूज से संबंध ना हो। पटाखे को लेकर लड़ रहे हैं, ये इसका मोरालिटी से क्या लेना देना, ये तो एक सोशल इशू है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए जो सोशल हो, बल्कि ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए जो कि मोरल हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी अप्लाइड एथिक्स में और भी बहुत सारे इस सब टॉपिक के सब टॉपिक हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल एथिक्स इसमें पढ़ा जाता है, मीडिया एथिक्स पढ़ा जाता है, स्पोर्ट्स एथिक्स पढ़ा जाता है, बायो एथिक्स पढ़ा जाता है। यूथेनेसिया क्या है, बायो एथिक्स का पार्ट है। एबॉर्शन क्या है, बायो एथिक्स का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इसमें पढ़ा जाता है। जैसे एनोनिमिटी की बात हुई थी कि एक आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा अपना जो है दिखाना नहीं है मीडिया, और जो है प्रचार प्रसार नहीं करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। जितनी भी अलग अलग एथिक्स आती हैं वो सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये हम बताना भूल गए, नॉर्मेटिव एथिक्स में जो है इसमें एक गोल्डन रूल फॉलो किया जाता है। नॉर्मेटिव एथिक्स की 3 सब ब्रांचेस बताए ना, टेलियोलॉजी, डिओंटोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स। इन सब में जो है एक गोल्डन रूल फॉलो किया जाता है। एथिक्स की किताब आप खोलेंगे तो उसमें एक सेंटेंस मिलेगा, वो गोल्डन रूल क्या है नॉर्मेटिव एथिक्स। जैसे ये क्या बोल रहा है, यही ना बोल रहा है कि हाँ क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया, वो क्या है, लिखा मिलेगा आपको कि वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू टू अस। यानी कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे लिए वो करे। ठीक है, यही चीज नॉर्मेटिव एथिक्स है, और इसको आप जो है धर्म के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे आपको इस्लाम में मिलेगा, सही बुखारी की एक हदीस है, आई थिंक हदीस नंबर 13 है, 13 है, उसमें आपको मिलेगा प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो है हदीस मिलेगी आपको। उसमें कहा गया कि तुम अपने लिए वही
पसंद करो जो अपने भाई के लिए करते हो, या अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। ये वही बात हुई। या फिर हिंदुइज्म में भी ये बात मिलेगी आपको, निष्काम कर्म योग, गीता का जो है पार्ट 2 श्लोक नंबर आई थिंक 47, उसमें आपको इसका जिक्र मिलेगा। उसमें एक बात यही है, लेकिन उसमें सेंटेंस अलग तरीके से यूज किया गया। आप लोगों ने सुना होगा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये भी नॉर्मेटिव एथिक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो गोल्डन रूल अगर आपको ये याद है, या फिर यही सही बुखारी की हदीस अगर आपको ये याद है, तो आप नॉर्मेटिव एथिक्स को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है?